नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव टीवी देख रहे हैं। देखिए, आज राजधानी पटना में मौसम का मिजाज थोड़ा अलग है। तेज हवाएं चल रही हैं, बारिश का भी मौसम है। हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे जी हैं। हम बात करेंगे सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की। आज तेजस्वी यादव ने लंबे समय के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नीतीश कुमार को साफ साफ कहा है कि अगर 9वीं अनुसूची में आप नहीं डलवा सकते हैं, बिहार के पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, दलितों को हक नहीं दिला सकते हैं, तो एनडीए के साथ है क्यों? वापस आइए, मतलब छोड़ दीजिए। छोड़ देने की बात कर देखिए, अभी ये आरक्षण की अब सियासत हो रही है। बिहार में लालू प्रसाद जी का और नीतीश कुमार का एक ही स्पिन है। दोनों पिछड़ों की राजनीति करते हैं। बिहार में जातीय गणना हुई तो जदयू राजद एक साथ सरकार में थे। जातीय गणना की रिपोर्ट आई तब भी साथ थे, और रिजर्वेशन लागू हुआ तब भी साथ थे। 75% आरक्षण लागू करना वाला बिहार पहला स्टेट है जहां सर्वाधिक आरक्षण। कैबिनेट की बैठक में जिसमें तेजस्वी भी थे, नीतीश कुमार को पूरी वाहवाही दी गई कि भाई इन्होंने एक ऐसा क्रांतिकारी काम किया, आरक्षण के लिए जातीय सर्वे कराया। आज़ादी के बाद ये पहला राज्य बिहार था ना जिसने अपने खजाने से 500 करोड़ खर्च करके जातीय सर्वे कराया। और बिहार की जो सभी 216 जातियां हैं, किस जाति की कितनी आबादी है ये बताया। उस बड़ी आबादी के हिसाब से आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई है। ये मैं इसलिए बात आपसे कह रहा हूँ कि आपने तो सियासत की बात कर दी कि विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने आज 9वीं अनुसूची में शामिल करने को लेकर ललकारा है नीतीश कुमार। ये भी कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में तो मामला ही विचाराधीन है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट में किस काम के लिए जाएंगे? अब वो ये बात अलग है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, अब तो इस केस में जब बिहार सरकार ने आरक्षण की सीमा बढ़ाई, 50% की सीमा 65% कर दी, और इसको हाई कोर्ट ने उस पूरे कानून को ही रद्द कर दिया, कहा क्या संवैधानिक है। और सुप्रीम कोर्ट में जो इंदिरा सहनी के केस में फैसला था उसके विपरीत है, उसका उल्लंघन है, ये कहते हुए खारिज कर दिया। आज की तारीख में बिहार में 50% का जो रिजर्वेशन लागू था, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति जनजाति के, वही लागू है। हालांकि मैं मानता हूं कि आबादी के हिसाब से जो एसटी और एससी के लिए आरक्षण लागू होता है, उनकी आबादी बढ़ गई है। जाति गणना की रिपोर्ट के हिसाब से तो 16% से 20% किया गया था अनुसूचित जाति के लिए। अनुसूचित जनजाति के लिए 1% से 2%। अभी फिलहाल वही वंचित हो गए हैं। और बढ़ा लाभ से पिछड़ा समाज भी, जो अति पिछड़े भी वंचित हो गए हैं। और नीतीश कुमार के लिए भी बड़ा झटका है। अब जो आज बात कर रहे हैं, अभी ये मैं मानता हूँ कि अब आरक्षण की सियासत हो रही है। विधानसभा का चुनाव न है अगले साल, तो अब पिछड़ों की गोलबंदी को लेकर की ये बातें हो रही है। जो बात आज तेजस्वी ने कही है, हर राजनीतिक दल का एक ध्येय और उद्देश्य होता है। और नीतीश कुमार को घेर भी रहे हैं कि अब वो साथ नहीं है। अब चाचा जो हैं वो भतीजा के साथ नहीं है, अब अलग राजनीति कर रहे हैं। तो इस कारण से आज जो कुछ तेजस्वी ने कहा है वो सियासत है। देखिए, बिहार सरकार अभी हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील में गई है, सुप्रीम कोर्ट। हाँ, सुप्रीम कोर्ट। और उस अपील याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया है कि हम सितंबर में सुनेंगे। झटका ये लगा कि हाई कोर्ट से तो ख़त्म कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने भी राहत नहीं दी, स्टे नहीं दिया। तो राहत नहीं दी। और इसके कारण क्या हुआ, 1,35,000 नियुक्ति जो इस बढ़े आरक्षण के आधार पर अभी 87,000 प्राइमरी टीचर और 40,000 हेडमास्टर की नियुक्ति होने जा रही थी। कुल मिला जुला कर अभी वो रिजल्ट रुक गया है। और इसी साल आपको याद होगा कि नीतीश कुमार ने घोषणा कर रखी है कि चुनाव के पहले हम 5 लाख नियुक्ति करेंगे। तो फिलहाल वो नियुक्ति किस आधार पर होगा? जो पुराना रिजर्वेशन 50% के आधार पर होगा कि 75% के आधार पर होगा, इसके लिए भी इंतजार करेंगे। तो आपको लगता है कि नीतीश कुमार भी मजबूत स्थिति में है, चाहे तो करा सकते हैं? नहीं, देखिए, मजबूत स्थिति में अब तो स्थिति है, सिर्फ बिहार ही नहीं है। बिहार की तरह ये मांग फिर गुजरात, महाराष्ट्र से लेकर के यूपी तक हर राज्य में ये मांग होगी। तमिलनाडु में जो आरक्षण अभी 69% है, यह तो वहाँ क्यों है? वहाँ है कि जयललिता के ज़माने में 9th शेड्यूल में शामिल केंद्र की सरकार ने कर दिया था। अब केंद्र सरकार के लिए, मतलब ये भाजपा की सरकार के लिए भी तो एक राजनीतिक मुसीबत है, पूरे देश में ना होगा। और सुप्रीम कोर्ट का जो अभी मूड है, उसमें तो मुझे नहीं लगता, आपने देखा नहीं, 2 दशक से जो फैसला था उसको सुप्रीम कोर्ट ने दलित आरक्षण के संबंध में कोटा विद इन कोटा कर दिया। कहा कि नहीं, वो मीन ये है कि जैसे पिछड़ों के लिए 27% आरक्षण है, तो उसमें आपने क्रीमी लेयर कर दिया है ना,
तो अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, अनुसूचित जाति में और जनजाति में सभी जाति एक समान स्थिति नहीं है। तो आप इसमें राज्यों को अभी छूट दे दी। पहले ही छूट राज्यों को, ना आप सूची में शामिल कर सकते थे किसी को, ना उसका वर्गीकरण कर सकते थे। आपने देखा नहीं, बिहार में पटवा और तांती को इसको किया गया था अनुसूचित जाति में, उसको समाप्त कर दिया हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने। तो कुल मिला जुलाकर अभी जो है आरक्षण की सियासत हो रही है। 9 शेड्यूल में शामिल करने के तो बिहार कैबिनेट ने फैसला ही लिया था, सिफारिश भेजी भी, लेकिन उसी समय हाई कोर्ट में याचिका दायर हो गई थी और फैसला आ गया। फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है। तो अभी अब क्या करेगी सरकार? भी फंसी है, नीतीश गवर्नमेंट भी इस केस में अब वो अलग से सरकार फंस गई पूरी तरह। हाँ, फंसी है ना। अभी तो सुप्रीम कोर्ट का जो मूड है, अभी देखिए ये भी मामला जो बिहार में ये आरक्षण की सीमा बढ़ाने का मामला है, मुझे नहीं लगता है कि चीफ जस्टिस की कोर्ट में जो 3 बेंच की कोर्ट है, ये भी फुल बेंच में जाएगा, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जाना है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जाएगा तो फैसला कब आएगा कहा नहीं जा सकता है फिलहाल। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि बिहार में जो आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई थी, ये यदि वहाँ केंद्र सरकार अनुकूल हुई रहती, जो आज परिस्थिति बनी है, और पहले ही प्राइम मिनिस्टर को विश्वास में लिए होते नीतीश कुमार, थोड़ा ये हो गया पहले। अब वो तो राजनीति का खेल न है। उस समय नीतीश कुमार राजद के साथ थे और वो चाहते थे कि लोकसभा चुनाव के पहले एक ही तुरुप का। हालांकि एक बात और आप देखें कि बिहार में आरक्षण की सीमा इस बार जब बढ़ाई गई तो कहीं कोई विरोध आपने देखा? इस बार विरोध नहीं हुआ था। और भाजपा तो लपकने के लिए, यहाँ तक कि आपको याद होगा सम्राट चौधरी काउंसिल में विपक्ष के नेता थे, वो कह रहे थे कि इसको और बढ़ाइए तो हम सपोर्ट करेंगे। ऐसी सियासत हो रही है। इसलिए पूरी तरह से अब आरक्षण और 9 शेड्यूल में शामिल करने का जो विषय है, वो सब अभी उसकी सियासत हो रही है। और सुप्रीम कोर्ट में जब अपील याचिका विचाराधीन है, इस बीच तो अब हाथ बंधे हुए नीतीश कुमार के, कुछ तो नहीं सकते हैं। हाँ, अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। चलिए, एक सवाल ये भी है, तेजस्वी यादव पूरी तरह से तैयार हैं, आज दिख रहा था। वो अब 15 अगस्त के बाद बिहार दौरा करेंगे, लेकिन 4 सीटों पर उपचुनाव भी होना है। इमामगंज की सीट है जहाँ सीताराम मांझी से जीत गए, फिर तरारी है आरा की, रामगढ़ है और बेलागंज है। इन चारों ही जगहों पर लगभग जो दिख रहा है, उम्मीदवार तो तय ही दिख रहे हैं कुछ सीटों पर, सभी सीटों पर लगभग। देखिए, एक तो जो आपने अभी कहा कि विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव मानसून सत्र में एक दिन भी नहीं दिखे। रहना चाहिए था। विपक्ष के नेता का जो उनको दायित्व मिला था, जनता भी अपेक्षा कर रही है। पद पर है। हाँ, और नहीं, सरकार को घेरने के बड़े अवसर थे, उनके नहीं रहने से उनकी कमी भी दिखी। सरकार को तो सब काम ही हो ही गया, वो फर्स्ट सप्लीमेंट्री भी हो गया, बिल भी सब पास हो गया। एक तो बिल ऐसा पास हो गया जो विपक्ष के लिए बड़ा मुद्दा था। आप बताइए ना। नहीं, 73वां 74वां संशोधन के तहत जो त्रिस्तरीय सरकार की बात थी, तो अभी स्थानीय निकायों, शहरी निकाय बिहार में 257 है, उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों के अधिकार छीन लिए गए हैं। और वो ये सरकार जो है निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की बजाय अधिकारियों पर ज़्यादा भरोसा कर रही है, काम सब सौंपने जा रहे हैं। ये बिल भी पास हो गया, विपक्ष को ये कुछ नहीं कर पाया, था ही नहीं विपक्ष। अब हंगामा करके क्या फायदा? अब तो फिर उसकी भी सियासत सिर्फ होगी। अब तो उस बिल पर दोनों हाउस से पास है, गवर्नर से सहमति मिलेगी और फिर वो लागू एक्ट बन जाएगा। अब ये बात जो आपने कही कि अब 4 विधानसभाओं के उपचुनाव होने हैं, तो 4 में तो राजद की भी सीट थी ना, रामगढ़ और बेलागंज। अब वो 2 सीट में फिर मुझे लगता है परिवारवाद वहाँ झलकेगा। प्रदेश जगदानंद सिंह प्रदेश राजद के अध्यक्ष हैं, एक बेटा के इस्तीफे से खाली हुआ है तो उनका दूसरा बेटा लड़ेगा, जो अभी हाल ही में आरजेडी में ज्वाइन किया। हाँ, आरजेडी ज्वाइन किया है, वो जदयू छोड़ करके। और वहाँ मांझी जी खाली किए हैं, तो मांझी जी के परिवार से ही चाहे वो बहू लड़े तो लड़े, प्रवीण मांझी, हाँ, या फिर संतोष सुमन की पत्नी लड़ जाए, लड़े दोनों। अभी चर्चा यही है वहाँ, जो लगभग तैयारी है। हाँ, तैयारी है, वो लोग कर रहे हैं। अभी सिर्फ चुनाव आयोग से डेट अनाउंस होने की बात है। तो रामगढ़ से मान के चले कि जगदानंद सिंह के बेटे ही लड़ेंगे आरजेडी से? हाँ, उसमें कोई कहीं अब संदेह नहीं है। इमामगंज से जीतन राम मांझी के बेटे ही लड़ेंगे। सुरेंद्र यादव का भी उस लड़का लड़ेंगे। सुरेंद्र यादव के बेटे हैं डॉक्टर विश्वनाथ यादव, वो लड़ेंगे वहाँ से। बेलागंज से चर्चा नहीं, समझिए तैयारी वहाँ तैयारी है, सब जगह हो रही। अब सिर्फ सुदामा प्रसाद वाले कौन लड़ेगा? एक चीज और है, जो सुरेंद्र यादव की सीट खाली हुई है ना, वहाँ से यादवेंदु जो पूर्व विधायक हैं, वो ही एक दावेदारी कर रहे हैं। लेकिन अब वो देखना है नीतीश जी, लालू जी को, तेजस्वी को किसको अवसर देते हैं। लेकिन विश्वनाथ यादव तो पूरी तैयारी कर रहे हैं। हाँ, कर ही रहे होंगे, स्वाभाविक है। पिता ने सीट खाली की है तो बेटा पहले क्या है, डॉक्टर लगाते हैं नाम पर। नहीं, वो सब ठीक है,
देखिए तरा- परिवहन, हाँ, अब तरारी में क्या लगता है, क्योंकि सुनील पांडे की चर्चा काफी वो है। वहाँ माले के सुदामा प्रसाद के इस्तीफे से वो सीट खाली हुई है, तो सुनील पांडे तो वहाँ से रहे भी ना है, वो तो चुनाव भी लड़े हैं, जी। तो अभी है लोजपा पारस के साथ। जी। तो एक सीट मांगी है, अब उस सीट में अब देखिए वहाँ एनडीए यहाँ में तो कहने सुनील को- पांडे ही जेडीयू चले गए, जेडीयू में तो है हाँ, वो भेंट भी किए थे, नीतीश कुमार से। नीतीश कुमार से भेंट किए थे। तो कुल मिला जो है कैंडिडेट भी सामने साफ है। अब देखा है कुछ सीटों पर जहाँ एनडीए और बीजेपी के लोग क्या तय करते हैं। हाँ हाँ, देखिए 2 सीट तो बीजेपी है, 2 सीट जदयू, जी। फिलहाल यही दिख रहा नहीं है। फिलहाल तो हाँ ये तो है, लेकिन 3 सीटों पर पहले महागठबंधन का कब्जा था, हाँ। बेलागंज, तरारी में और अब ये रामगढ़ बड़ी में। चुनौती है, जैसे रुपौली में तो दोनों को मुंह की खानी पड़ी। एक दूसरे नंबर हाँ, पर, एक तीसरे वो नंबर पर। एक जदयू की सीट छीन गई और फिर जदयू छोड़ करके राजद में शामिल हुई थी बीमा भारती, वो नहीं जीत पाई। तो रुपौली में तो दोनों गठबंधन को झटका लगा है, वहाँ निर्दलीय जीत गया। अभी 4 सीट में सिटिंग गेटिंग फिर होता है, जो जिसका कब्जा है बरकरार था कि यहाँ भी तो अब फिर लिटमस टेस्ट होगा, लिटमस टेस्ट होगा। नीतीश कुमार के लिए चुनाव हो रहा है। इस चुनाव में एक सीट तो उनकी अपनी है एनडीए की यहाँ, और वहाँ देखिए उदय नारायण चौधरी फिर दावेदारी करने वाले हैं इमामगंज में। राजद की ओर से। तो बड़ा दिलचस्प उपचुनाव होगा ये, जैसे आपने रुपौली का देखा वैसे ही ये 4 सीटों के भी चुनाव उसी ढंग से बड़े दिलचस्प, तो सिर्फ चुनाव आयोग के फैसले का इंतजार है। देखिए चुनाव आयोग की हरी झंडी कब होती है, उसके बाद लगभग उम्मीदवार भी तैयार हैं, और तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं नीतीश कुमार को कि अब फैसला लीजिए, एनडीए से बाहर आइए, अगर आप पिछड़ों को, दलितों को न्याय नहीं दिला पा रहे हैं, तो उनका हक नहीं दिला पा रहे हैं, तो आपने सुना है वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे जी ने क्या कुछ कहा है इस चर्चा में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।